हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। पिछले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 देख लिए। इससे पहले एक और वीडियो बना था, मतलब इस चैप्टर के अभी तक 2 वीडियो बन चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो, या फिर इसी चैनल पर क्लास 8th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाकर आप पीछे जितने भी वीडियो हैं वो सारे वीडियो आप देख सकते हो। यदि आपका कोई चैप्टर, कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है तो आप कवर कर सकते हो, साथ ही अपने प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इस फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारा सिलेबस चल रहा है उसका क्या मिल सके फ़ायदा। तो बिना टाइम वेस्ट के हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। मोहन क्या करना चाहता है? एक समलंब के आकार का क्या खरीदना चाहता है? खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है। मतलब नदी वाली जो भुजा है, ये वाली नदी वाली भुजा है, और एक है सड़क वाली भुजा। तो ये तो सड़क वाली भुजा हो गई, और ये हो गई कौन सी? नदी वाली भुजा। ये दोनों आपस में क्या है? समांतर है, और लंबाई में दुगुनी है। तो जो सड़क वाली है वो तो छोटी है, और नदी वाली क्या है? बड़ी है। साथ में दुगुने का अंतर है, मतलब ये 1 सेंटीमीटर की है तो ये कितने सेंटीमीटर की है? 2 सेंटीमीटर। यदि ये 5 मीटर की भुजा है तो ये 10 मीटर की भुजा होगी। मतलब कुल मिला के सड़क वाली से नदी वाली है वो क्या है? दुगुनी है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है। लंबवत दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी दे रखी है? 100 मीटर लंबवत दूरी। सीधी दूरी सड़क वाली भुजा और नदी वाली भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है? ये दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 100 मीटर। तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ नदी के साथ वाली जो भुजा है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आपको या तो सड़क वाली को या नदी वाली को क्या मान लेना है? एक्स। तो जैसे हमें ज्ञात किसकी करनी है? नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम सड़क वाले को क्या मान लेते हैं? एक्स। छोटे वाले को एक्स मान लेंगे, तो बड़ी वाली इसे दुगुनी है तो इसको क्या मान लेंगे? 2x। यदि आप नदी वाली को एक्स मानोगे तो उसको x/2 मानना पड़ेगा, तो वो बटे वाली संख्या आ जाएगी। तो उसे थोड़ा क्या है, सॉल्यूशन है वो अलग टाइप से होगा। तो हम सड़क वाली भुजा को तो मान लेते हैं x मीटर, और नदी वाली भुजा को मान लेते हैं 2x मीटर, क्योंकि प्रश्न ने साफ साफ कहा है कि जो सड़क वाली भुजा है उससे नदी वाली भुजा वो दुगुनी है। तो दुगुनी है तो 2x मान लिया, और सड़क वाली को क्या मान लिया? x। अब इसका आंसर स्टार्ट करें। सबसे पहले आपके पास जो जो दे रखा है वो लिखते हैं। पहले हमारे पास एक तो दे रखा है क्षेत्रफल, और एक दे रखा है इनके बीच की दूरी। तो हम लिखेंगे सबसे पहले माना सड़क वाली भुजा की लंबाई। माना सड़क वाली, ये बात दोनों भुजाओं को मान लेते हैं। माना सड़क वाली भुजा की लंबाई। सड़क वाली भुजा की लंबाई को क्या मान लेते हैं? पहले a मानते हैं, और a को कितना मान लिया हमने? x मीटर। फिर लिखेंगे माना नदी वाली भुजा की लंबाई, इसको क्या मान लेते हैं? b, और ये कितनी हो जाएगी? 2x मीटर। किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ही मान लेते हैं कि प्रश्नानुसार नदी वाली भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x मीटर। अब आगे करते हैं। आगे और क्या क्या दे रखा है? दे रखा है कि दोनों के बीच की लंबवत दूरी, तो ये लिख लेते हैं। लिखेंगे समांतर भुजाओं के
समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी d, और d बराबर कितना दे रखा है 100 मीटर। अब लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल। लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल। हमारे पास जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। खेत का क्षेत्रफल है 10,500 मीटर स्क्वायर। अब खेत का क्षेत्रफल एक समलंब आकार का है, तो हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे समलंब का। तो खेत के क्षेत्रफल के नीचे फॉर्मूला लगाते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, और समांतर भुजाओं का योग का मतलब हो गया a + b, और गुणा h, बीच की दूरी को क्या मान लेते हैं h, बराबर कितना दे रखा है 10,500। तो ये 1/2 के नीचे 1/2 आ गया, गुणा a का मान दे रखा हमारे पास x, और b का मान कितना है 2x, गुणा h का मान कितना दे रखा है 100, बराबर में आ जाएगा 10,500। ये 2 से 100 कट गया कितनी बार 50 बार, और x और 2x मिलकर कितने हो गए 3x, गुणा 50, बराबर आ जाएगा 1,500। ये हो गए, 3 को 50 से गुणा करेंगे तो 150x बराबर हो गया 10,500। अब हमें x का मान निकालना है, तो 10,500 में 150 का क्या लगा देंगे भाग, 0 से 0 कैंसिल, और 15 के पाड़े से कट गया कितनी बार 7 बार। तो x का मान यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, x बराबर हो गया, ये 7 का मतलब 0 बच गया है 70, तो ये 70 मीटर, कितना मीटर हो गया 70 मीटर। x का मान हमारे पास 70 मीटर आ गया, और x हमने माना था सड़क वाली भुजा की लंबाई। तो सड़क वाली भुजा की लंबाई कितनी आ गई 70 मीटर, लेकिन हमें चाहिए नदी वाली भुजा की लंबाई, तो लिखेंगे नदी वाली भुजा की लंबाई बराबर कितनी है 2x, पहले से मान रखा हमने, 2 गुणा x की जगह रख देंगे 70, और 70 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाए 140 मीटर, और ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो जितना प्रश्न है घुमा के हमें प्रश्न दिया उतना है नहीं, ये बिल्कुल इजी प्रश्न है। एक को x मान लो तो दूसरा कितना हो जाएगा 2x, और बीच की दूरी दे रखी है, और साथ में हमारे पास क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के हम जल्दी से आंसर निकालेंगे किसका x का। लेकिन याद रहे हमें x का मान नहीं पूछा है, हमें नदी वाली भुजा का मान पूछा है, तो हमें x को 2 से गुणा भी करना है। आगे है प्रश्न संख्या 9। एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है। ये कौन सा बहुभुज है अष्टभुज, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। अष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अष्टभुज को हम, अब अष्टभुज का इस तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो अष्टभुज को हम क्या कर लेते हैं 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। 3 भागों में जैसे ही एक भाग तो ऊपर का पहले से बनाया हुआ है, दूसरा हम यहाँ बना लेते हैं एक लाइन, तो ये कितने भाग हो गए 3 भाग। अब 3 भाग हो गए, तो यहाँ पर हम देखिए कौन कौन से, एक तो ये तो हो गया समांतर चतुर्भुज, जिसको नाम दे देते हैं एक, ये तो हो गया समलंब चतुर्भुज, ये हो गया आयत, और ये वापस कौन सा हो गया समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज के लिए हमारे पास इसमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले एक तो दे रखा है हमारे पास यहाँ की भुजा 11 सेंटीमीटर, और एक दे रखी है ये 5 सेंटीमीटर, ये सभी 5-5 सेंटीमीटर है, ये 5 मीटर है, सॉरी ये भी 5 मीटर है। तो हम निकालेंगे आकृति 1 का क्षेत्रफल। सबसे पहले कौन सी का निकाले आकृति 1 का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो दे रखा है वो लिख लेते हैं हम, कि अष्टभुज की भुजा की लंबाई, क्या लिखेंगे अष्टभुज की भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा समान है, तो अष्टभुज की भुजा की लंबाई कितनी आ गई 5 मीटर। अब हम करते हैं, जैसे हमने इसको डिवाइड कर लिया 3 भागों में, तो सबसे पहले लिखेंगे आकृति 1 का क्षेत्रफल। आकृति 1 का क्षेत्रफल, और आकृति 1 समलंब चतुर्भुज है, तो आकृति 1 का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो
तो यहाँ से हम लिख लेते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा में क्या आ जाएगा? ऊंचाई। तो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग हो गया 5 + 11 और गुणा में ऊंचाई कितनी है? 4। तो 1/2 गुणा 5 और 11 कितने हो गए? 16। गुणा में कितना आ गया? 4। 2 के पहाड़े से 16 कट गया 8 बार, और 8 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32। तो ये 32 मीटर स्क्वायर। आकृति नंबर 1 का क्षेत्रफल कितना आ गया? 32 मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार आकृति 3 का क्षेत्रफल बराबर भी कितना आ जाएगा? 32 मीटर स्क्वायर, क्योंकि आकृति 1 और आकृति 3 दोनों क्या है? समान है। अब लिखेंगे आकृति 2 का क्षेत्रफल, और आकृति 2 आपको नजर आ रहा है एक आयत। लिखेंगे आकृति 2 का क्षेत्रफल, और आकृति 2 क्या है? एक आयत है, तो हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई तो दे रखी है 11 मीटर, गुणा चौड़ाई दे रखी है 5 मीटर, और 11 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 55 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल आ गया है। अब लिखेंगे अतः अष्टभुज का क्षेत्रफल बराबर आकृति 1 का क्षेत्रफल। जैसे हम बहुभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं वैसे ही हमें इस अष्टभुज का क्षेत्रफल निकालना है। आकृति 1 का क्षेत्रफल प्लस आकृति 2 का क्षेत्रफल प्लस आकृति 3 का क्षेत्रफल। आकृति 1 का क्षेत्रफल आया था 32 मीटर स्क्वायर, प्लस आकृति 2 का क्षेत्रफल आया था 55 मीटर स्क्वायर, और आकृति 3 का क्षेत्रफल आया था 32 मीटर स्क्वायर। अब हमें इन सभी को जोड़ना है, तो 5 7 8 9, 5 दिन 8 और 11, कितना आ जाएगा? 119 मीटर स्क्वायर। और ये क्या हो गया? हमारा आंसर। तो इस अष्टभुज आकार के चबूतरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 119 मीटर स्क्वायर। अब आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक पंचभुज आकार का बगीचा जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे 2 विभिन्न तरीकों से विभाजित किया। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हैं? तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक हमारे पास आकृति दे रखी है, इसका हमें 2 प्रकार से क्षेत्रफल निकालना है। ज्योति ने इसको जो खड़े प्रकार से काटा है, और कविता ने इसको आड़े प्रकार से काटा है। मतलब यहाँ ज्योति ने तो ऊर्ध्वाधर काटा है और कविता ने इसको क्षैतिज काटा है। तो हमें यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है दोनों प्रकार से। तो हम एक एक का तरीका निकाल लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ज्योति के आरेख का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिख लेते हैं आंसर इसका। सबसे पहले ज्योति के आरेख का क्षेत्रफल। अब इसमें क्या क्या मान दे रखा है? जैसे ये 15 है तो ये भी कितना हो गया? 15। ये भी 15। ये तो दोनों सेम है, इसलिए 1 का क्षेत्रफल निकाल के उसको 2 से क्या कर देंगे? हम गुणा कर देंगे। ये आ गया। इसके बाद बीच वाली भुजा दे रखी है 30। बीच वाली भुजा कितनी दे रखी है? 30। और इनके बीच की दूरी, ये टोटल दूरी दे रखी है 15। तो टोटल दूरी 15 दे रखी है, तो हमें तो आधी चाहिए, और आधी हो जाएगी 15/2। कितना हो जाएगा? 15/2, क्योंकि यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पूरी भुजा का मान 15 है, तो हमें आधी चाहिए, और आधी के लिए हो जाएगा 15/2। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ज्योति के आरेख का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? ज्योति के आरेख का
क्षेत्रफल, ज्योतिक आरेख का क्षेत्रफल। अब ज्योतिक आरेख के लिए हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाना होगा। क्या लगाना होगा? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो पहले तो हम, यदि इसको आप नाम देना चाहते हो तो नाम दे लो, अन्यथा मैं आकृति नंबर 1 और आकृति नंबर 2 लिख रहा हूँ। आकृति नंबर 1, आकृति नंबर 2। तो हम लिखेंगे, ये पंचभुज है। क्या है? पंचभुज। तो लिखेंगे पंचभुज का क्षेत्रफल, पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आकृति 1 का क्षेत्रफल, आकृति 1 का क्षेत्रफल प्लस आकृति 2 का क्षेत्रफल। अब लिखते हैं सबसे पहले आकृति 1 का क्षेत्रफल। यदि आप इसके नीचे लिखना था तो नीचे कर सकते हो, अन्यथा लिख सकते हो आकृति 1 का क्षेत्रफल। पहले किसका निकालते हैं? आकृति 1 का। आकृति 1 का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल निकालने के लिए आकृति 1 है समलंब चतुर्भुज, तो लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा समांतर भुजाएं हो गई, एक तो 15 और एक हो गई 30। 15 + 30 गुणा ऊंचाई का मान है 15/2। तो ये 1/2 गुणा 15 और 30 हो गए 45। 45 गुणा 15/2। अब एक पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, तो क्या करना है हमें? 45 को 15 से गुणा करना है। 15 × 5 = 75 और 15 × 4 = 60 और 67। ये तो 15 को 45 से गुणा किया तो 675 और बटे में कितना आ जाएगा? 4। अब 4 का भाग लगा दें, तो 4 एकम 4, 2 बच गया, 2 27 हो गई। फिर 4 × 5 = 20 और 4 × 6 = 24। फिर 1 बच गया, फिर वापस हो गए 15, फिर 4 × 3 = 12, 13 × 14 = 15, 3 बच गए, 3 का मतलब 30, और ये हो गया फिर 7 × 4 = 28। तो 163.7 लगभग कितना है? 163.7 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आकृति 1 का क्षेत्रफल। इसी प्रकार आकृति 2 का क्षेत्रफल, इसी प्रकार आकृति 2 भी सेम ही है। तो आकृति 2 का क्षेत्रफल वो भी कितना होगा? 163.7 मीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे पंचभुज का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर 163.7 + 163.7। ये हो गया 14.367, 12 और 1 13 और 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो 337.4 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा आंसर? 337.4 मीटर स्क्वायर। तो ये तो किसके अनुसार हुआ है? ज्योति के अनुसार। अब हम लिखेंगे कविता के अनुसार। कविता ने एक तो आकृति नंबर 1 त्रिभुज है और आकृति नंबर 2 है वर्ग। तो हमें त्रिभुज और वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के उन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब त्रिभुज के लिए हमें क्या चाहिए? त्रिभुज के लिए हमें यहाँ से, जैसे ये टोटल 30 थी, टोटल कितनी है? 30। इधर बता देता हूँ मैं, ये टोटल 30 थी, नीचे 15 आ गई, तो ये ऊपर भी कितनी बच गई? 15। इसका मतलब त्रिभुज का जो ऊंचाई है वो 15 आ गई और आधार है वो आपके पूरा दे रखा है 15। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं एक बार इधर आलेख बना लेता हूँ। अब सेकंड कर रहे हैं हम किसका? कविता का आरेख। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ कविता का आरेख, ताकि बार बार ऊपर स्क्रॉल ना करना पड़े। कविता का आरेख कुछ इस प्रकार है। तो ये टोटल भुजा तो थी कितनी? 30, और ये वाली है 15। ये तो 30 है और ये कितनी है? 15। तो ये वाली कितनी बच गई? 15 सेंटीमीटर। ये 15 मीटर है और ये भी 15 मीटर, नीचे भी 15 मीटर दे रखी है।
इधर भी 15 और इधर भी 15। तो हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। किसका? त्रिभुज का। तो लिखेंगे हम इसको आकृति नंबर 1 दे देते हैं और इसको आकृति नंबर 2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आकृति 1 का क्षेत्रफल। आकृति 1 का क्षेत्रफल। आकृति 1 का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार कितना है? 15। ऊंचाई भी कितनी है? 15। 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 225 और बटे में कितना आ गया? 2। यह आ जाएगा 112.5। 100 का आधा हो गया 100, 25 का आधा हो गया 12.5, तो 12.5 मीटर स्क्वायर। अब इसी प्रकार अब लिखेंगे आकृति 2 का क्षेत्रफल। आकृति 2 का क्षेत्रफल। और आकृति 2 है एक वर्ग और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। तो भुजा गुणा भुजा के लिए यह आ जाएगा 15 गुणा 15। भुजा का मान 15 है, 15 से गुणा करेंगे तो 225 मीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे कविता के आरेख का क्षेत्रफल या पंचभुज का क्षेत्रफल। पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 112.5 प्लस 225। तो ये तो 0.5 रह गया, 5 और 2 गए 7, 2 और 1 हो गया 3 और ये 337.5 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर 0.4 आ रहा है क्योंकि हमने पॉइंट के बाद में एक ही संख्या ली है और यहाँ पर 5 आ रहा है, तो ये आंसर लगभग क्या है? समान है। तो ये था कविता और ज्योति के आरेख का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल उतना ही है इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 11। संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी एवं अंतः विमाएं क्रमशः 24 सेंटीमीटर गुणा 28 सेंटीमीटर है। ये जो बाहर वाली है वो विमाएं तो है 28 और 24 और अंदर वाली है 16 और 20। आपको दिख रही है आकृति में बाहर की भुजाएं तो है 24 और 28 और अंदर की भुजाएं क्या है? 16 और 20। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है, ये जितनी भी फ्रेम बन रही है 1 2 3 4, इनकी चौड़ाई सभी में क्या है? समान है, तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मैं इनको नंबर दे देता हूं, जैसे 1 नंबर हो गया, ये इधर वाला 2 नंबर हो गया, इधर 3 नंबर हो गया और इधर 4 नंबर हो गया। और हमें ये भी पता चल रहा है आकृति नंबर लगाते ही पता चल गया कि आकृतियां सभी समलंब आकार की है। कौन सी आकार की है? समलंब आकार की। और जैसे आकृति 3 है वैसे की आकृति 4 है, जैसे आकृति 1 है वैसे ही कौन है? 2 है। तो जब हम 1 का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 का आ जाएगा और 3 का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 का आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो हम आकृति 1 नंबर दे दिया, तो लिखेंगे आकृति 1 का क्षेत्रफल। सबसे पहले आकृति 1 का क्षेत्रफल। आकृति 1 है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आकृति नंबर 1 है, इसकी समांतर भुजाएं 20 और 28, तो जोड़ देते हैं 20 प्लस 28 गुणा। अब एच चाहिए हमें, एच है इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब एच कैसे निकालें? तो देखिए ये टोटल है 24, ये टोटल कितनी है? 24, क्योंकि नीचे वाली ये 24 है तो ये ऊपर वाली 24 होगी। 24 में से 16 अंदर आ गई तो बच गई 8। कितनी बच गई? 8। अब 8 बच गई तो इधर भी कितनी आ जाएगी? 4, क्योंकि बराबर टुकड़े करने 8 के, तो इधर भी कितनी आ जाएगी? 4। तो इसकी जो चौड़ाई निकल के आई है समलंब चतुर्भुज की, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है वो कितनी सेंटीमीटर आई है? 4 सेंटीमीटर। वापस समझना, टोटल भुजा 24 में से बीच में 16 निकल गई तो साइड में है वो 8 सेंटीमीटर बच गई, क्योंकि 16 और 8 24 होते हैं। अब 8 के भी हमें 2 टुकड़े करने हैं, तो 8 के 2 बराबर टुकड़े करेंगे तो इधर भी 4 आ जाएगा, इधर भी कितना आ जाएगा? 4। तो इसकी ऊंचाई कितनी आ गई? 4। ये हो गया 1/2 गुणा 20 और 28 हो गए 48 गुणा में 4, 2 के पाड़े से कट गया 24 बार और 24 चौक 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आकृति 1 का क्षेत्रफल कितना आ गया? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे लिखेंगे इसी प्रकार आकृति 2 का क्षेत्रफल, वो भी कितना आएगा? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आकृति 1 और आकृति 2 सेम है।
अब लिखेंगे आकृति 3 का क्षेत्रफल। आकृति 3 का क्षेत्रफल। आकृति 3 का क्षेत्रफल लिखने के लिए वही आकृति 3 भी समलंब चतुर्भुज है। 1/2 गुणा आधार गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा समांतर भुजाएं अब की बार चेंज हो जाएगी। अब की बार जैसे आकृति 4 है वैसी आकृति 3 है। तो अब की बार 16 + 24, 16 + 24 और गुणा में ऊंचाई कितनी है, इसके लिए ऊंचाई निकालते हैं। तो टोटल है 28, 28 में से 20 अंदर आ गई तो 8 बच गई। तो वो सेम ऊंचाई जो चौड़ाई वो पर्सन ने पहले कह दी कि प्रत्येक खंड की जो चौड़ाई वो समान है। तो ये आ गया 1/2 गुणा 16 और 24 कितने हो गए 40 और गुणा में कितना आ गया 4। 2 के पढ़े से 40 कट गया 20 बार और 20 को जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आकृति नंबर 3 का क्षेत्रफल कितना आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार आकृति नंबर 4 का क्षेत्रफल भी कितना होगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आकृति 3 और 4 दोनों सेम है। तो आकृति 4 का क्षेत्रफल इसी प्रकार लिख लेते हैं, इसी प्रकार। ये भी कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हो गया हमारा आंसर। तो आकृति नंबर 1 का क्षेत्रफल 96, 2 का क्षेत्रफल भी 96, 3 का क्षेत्रफल 80 और 4 का हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थी हमारी प्रश्नावली 9.1। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने प्रॉपर नोट्स बना सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।